हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक न्यूक्लियोसोम एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो कि यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है हिस्टोन वेरिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोमेटिन फंक्शन इन मेमेलियन सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्टोन वेरिएंट। हिस्टोन वेरिएंट का मतलब है, आप सभी को पता होगा कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए के साथ में जब कुछ प्रोटीन एसोसिएट हो जाते हैं तो बनता है क्रोमेटिन, और जब ये क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाता है तब बनता है क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये कैसे बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो ये जो प्रोटीन है उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं लेकिन मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इनके भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो यहां आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो हिस्टोन है इनके जो अलग अलग वेरिएंट हैं वो किस किस के मिलते हैं, किसके नहीं मिलते हैं, इस रिगार्ड में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो होता क्या है, यहां पर जो हमारा स्टोन होता है वो ऑक्टामर बनाता है। ये जो स्टोन होता है ये ऑक्टामर बनाता है। इसमें एक H1 होता है, एक H2A होता है, एक H2B होता है, एक H3 होता है, एक H4 होता है। तो यहाँ पर ये चारों मिलकर तो बनाते हैं ऑक्टामर। और ये जो H1 होता है ये लिंकर प्रोटीन है जो कि दूसरे साथ में लिंक करता है। जैसे आप देख सकते हो ये स्टोन ऑक्टामर है जिसमें इन्वॉल्व होता है H2A, H2B, H3 एंड H4, जबकि H1 क्या करता है? लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, इनके अलग अलग वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो H1 है इसका कोई वेरिएंट नहीं है, ये अकेला एक ही होता है, एक ही टाइप का होता है। लेकिन ये जो बाकी हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2A एंड H2B। मतलब इन चारों के जो वेरिएशन है वो देखने को मिलते हैं बट H1 के नहीं है। जबकि फर्स्ट में क्या लिखा है? स्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4 बट नॉट फॉर H2A, H2B, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है स्टोन वेरिएंट देखने को मिले हैं H3 के, H4 के, H2A के बट H2B के नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है सी में कि स्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2B लेकिन H2A के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएंगे। सभी के वेरिएंट देखने को मिलते हैं, आइदर H3 हो, H4 हो, H2A हो या फिर H2B हो। तो यानी कि हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इन वन और मोर कोर हिस्टोन दैट आर नोन टू बी एसोसिएट विद डीएनए रिपेयर पाथवे आर। देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक बार जब हिस्टोन प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो जैसे ये हिस्टोन कंप्लीट बन जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर जो भी चीजें ऐड की जाती हैं या रिमूव की जाती हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डीएनए को रिपेयर करना है, डीएनए को अगर हमें रिपेयर करना है तो उस दौरान इस हिस्टोन की जो कोर हिस्टोन होता है उसकी किस तरीके से मॉडिफिकेशन की जाती है। तो देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये मानो कोई डीएनए, ये तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ये कोर हिस्टोन प्रोटीन है, इससे लगा होता है हमारा डीएनए, इस तरीके से बाइंड होता है ऐसे। तो डीएनए को अगर रिपेयर करना है तो इसका मतलब क्या है? इस डीएनए को इस प्रोटीन से हटाना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि हमें रिपेयर करना है तो पहले उस प्रोटीन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, डीएनए को अलग करना पड़ेगा, फिर हम उस डीएनए को रिपेयर करेंगे। तो मतलब हमारा अब मोटिव ये है कि ये जो स्टोन प्रोटीन है उसको हम यहाँ से हटा दें। हटा कैसे सकते हैं? इसको रिमूव भी कर सकते हैं, फिर उसको डिग्रेड करवा सकते हैं। तो डिग्रेड कैसे करवाते हैं? इस हिस्टोन प्रोटीन पर एक फैक्टर को ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम है यूबिक्विटिन। तो यहाँ पर बहुत सारे यूबिक्विटिन लगा दिए जाते हैं, जिस वजह से सेल के अंदर जो 26 प्रोटोसोमल पाथवे होता है उसके अंदर जो 26 प्रोटोसोमल मशीन होती है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और फिर यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है। अब जैसे ब्रेक होता है यहाँ से हटेगा, डीएनए फ्री हो जाएगा और डीएनए को फिर रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या है यहाँ पर देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है इन हिस्टोन प्रोटीन इज अ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन विच मेनली कंसिस्ट ऑफ मिथाइलेशन भी हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है, एसिटाइलेशन भी हो सकता है और यूबिक्विटिलेशन भी हो सकता है, सुमोलेशन भी हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन भी हो सकता है और एडीपी राइबोसाइलेशन भी हो सकता है। यानी कुछ भी ऐड किया जा सकता है, कुछ भी रिमूव किया जा सकता है, उन सभी को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन।
तो अगर हमें इस डीएनए को कहीं से रिपेयर करना है तो पहले इस पूरे पार्ट को हटाना पड़ेगा जिससे कि ये डीएनए बाइंड है। इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे यूबिक्विटिलेशन, यानी कि यूबिक्विटिन को ऐड करेंगे जिस वजह से डिग्रेड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, डीएनए फ्री होगा, डीएनए को फिर रिपेयर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। क्या किया जाएगा, यूबिक्विटिनेशन किया जाएगा एट द स्पेसिफिक लाइसिन रेजिड्यू। ये भी आपको बात याद रखनी है कि हिस्टोन प्रोटीन में जो लाइसिन रेजिड्यू होगा उस पर ऐड किया जाता है इस यूबिक्विटिन को, जिस वजह से फिर इसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 शिफ्ट 1 का। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द मेजर प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द क्रोमेटिन कंडेंसेशन इन ईस्ट एंड द ह्यूमन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको बताना है कि ईस्ट के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो क्रोमेटिन होता है उसको फर्दर कंडेंस करने के लिए कौन से प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमन के अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है क्रोमेटिन के फॉर्मेशन के लिए भी और आगे फर्दर कंडेंस करने के लिए भी। तो यहाँ आपको दिया हुआ है HP1 का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन 1, और जो यीस्ट होता है उसके अंदर जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है उसका नाम होता है SIR। तो ये बिल्कुल ही फैक्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। SIR इन द ईस्ट एंड ह्यूमन के अंदर होता है HP1, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ये क्वेश्चन कहां से आया है, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर से आया है। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम मतलब ये जो स्टोन है जिसमें कि एक H2A है, एक H2B है, एक H3 है, एक H4 है, और इनकी एक एक और सब यूनिट होती है, यानी यहाँ पर एक और H2B, एक और H2A, एक और H3, एक और H4। ये इसको बोलते हैं कोर हिस्टोन प्रोटीन, और इससे लगा होता है हमारा डीएनए। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसके रिगार्ड में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है और पूछा है रिप्रेजेंट ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है कि कौन सी सही है। ठीक है, ओके, तो चलिए बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टोन होते हैं ये ऑक्टामर फॉर्म में होते हैं। ऑक्टामर का मतलब क्या होता है, ऑक्टामर का मतलब होता है कि यहाँ 8 सब यूनिट होंगी। 8 कैसे होती हैं, H2A की 2 सब यूनिट होंगी, H2B की 2 सब यूनिट होंगी, H3 की 2 सब यूनिट होंगी और H4 की 2 सब यूनिट होंगी। इस तरीके से हमें मिल जाती हैं 8 सब यूनिट, जिससे बनता है ऑक्टामर। ऑक्टामर बनने से पहले बनता है टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब होता है 4 यूनिट। कैसे बनती है, अब देखो यहाँ आया H2A, यहाँ आया H2B, यहाँ फिर से आया H2A, मतलब इसके पीछे होगा H2A और इसके पीछे होगा H2B। तो ये क्या बना है, 4 यूनिट से क्या बनता है, टेट्रामर। तो ये बना है टेट्रामर। आफ्टर दैट H3, H4, इसके पीछे मैं यहां दिखा रही हूं H3 और H4, ये फिर एक टेट्रामर बना है। अब ये टेट्रामर और ये टेट्रामर जुड़ते हैं तब बनता है दिस ऑक्टामर। ठीक है, तो ओके, हाँ, ये बना है ऑक्टामर। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है द स्टोन टेट्रामर इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। देखते ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन गलत है। बात कही है टेट्रामर की। टेट्रामर में क्या चारों होते हैं, नहीं। देखो इस टेट्रामर में क्या ये चारों हैं, केवल H2A है, H2B है। इस टेट्रामर में केवल H3 है, H4 है। तो टेट्रामर की अगर बात करते हैं तो एक टेट्रामर में ये चारों नहीं होते हैं। अगर यहाँ ऑक्टामर आता तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन लिखा है कि टेट्रामर के अंदर ये चारों होते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बी में लिखा है द एंड टर्मिनल टेल ऑफ द कोर हिस्टोन आर बिलीव टू स्टेबलाइज द 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय देयर इंटरेक्शन विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये समझा सकती हूँ। देखो यहाँ पर ये एक स्टोन दिया हुआ है, ये एक स्टोन है, मतलब न्यूक्लियोसोम कंप्लीट, क्योंकि इस पर डीएनए भी लगा हुआ है। ये सेकंड स्टोन, थर्ड स्टोन, फोर्थ न्यूक्लियोसोम, फिफ्थ न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से ये सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक स्टोन की अगर मैं बात करूँ, एक न्यूक्लियोसोम की अगर मैं बात करूँ, तो ये स्टोन वाला पार्ट है अंदर का और ये डीएनए इसके ऊपर रैप होके रखा है। तो इस स्टोन का, ये जो कोर स्टोन है, इसका जो एंड टर्मिनल होता है, ये जो ब्लू लाइन से दिखाया है, ये एंड टर्मिनल है। अब ये एंड टर्मिनल दूसरे जो साइड में न्यूक्लियोसोम है उससे जुड़ा होता है इस तरीके से। देखो इस डायग्राम में यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूक्लियोसोम है, इसका ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये जुड़ा है दूसरे से। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि एक पूरा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन सके, वो अनस्टेबल ना रहे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पर।
मतलब बी स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड में लिखा है द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज ग्लोबुलर डोमेन ऑफ द कोर स्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स। मतलब कि अगर आप जो एंड टर्मिनल टेल है उसको मॉडिफाइड करते हैं और जो ग्लोबुलर डोमेन है कोर स्टोन का, उसको अगर आप मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं तो वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है उसको भी मॉड्यूलेट किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये भी होता क्या है कि अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना है और नहीं करवाना है तो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इस न्यूक्लियोसोम का, इस स्टोन को मॉडिफाइड कर दिया जाता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि उनके एडिशन से ट्रांसक्रिप्शन होता है और कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टोन को मॉडिफाइड करके हम जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल है उसको भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, ऑफ या ऑन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, वेट अ मिनट, ऐसे दिया हुआ है कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है ऑफ एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज द ग्लोबुलर डोमेन ऑफ द कोर स्टोन मॉड्यूलेट द ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब तक हमने देखा ए गलत है, बी सही है और सी सही है। बी सही है और सी सही है, तो मतलब यहां पर बी और सी फर्स्ट में दिया हुआ है, ए गलत है। आगे देख लेते हैं, डी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मॉडल ऑफ द 13 नैनोमीटर फाइबर द लिंकर डीएनए सर्कल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर एज द डीएनए मूव फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू द नेक्स्ट। अब ये जो स्टोन होता है उसको डिफाइन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे, एक था सोलेनोइड और एक था जिगजैग। डिफरेंस क्या है, बताया गया कि सोलेनोइड में तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, मतलब जो स्टोन होते हैं, जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं और बीच में एक सर्कल बना देते हैं लाइक दिस। लेकिन जो जिगजैग मॉडल होता है उसमें ये बताया गया कि जब ये न्यूक्लियोसोम आगे फर्दर कंडेंस होते हैं तो वो बिल्कुल रैंडमली होते हैं और यहाँ कोई भी सर्कल नहीं होता है। मतलब सर्कल कहाँ मिलेगा, सोलेनोइड मॉडल में, जबकि जिगजैग मॉडल में बताया है कि कोई सर्कल नहीं होता है। अब यहाँ दिया आपको क्या है, यहाँ बताया है कि जो जिगजैग मॉडल होता है उसमें सर्कल बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं केवल बी सही है और सी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, दिया है फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पर यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। फर्स्ट में लिखा है इट इज यूजुअली रेगुलेट एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय अल्टरिंग द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो आपको मैंने अभी बताई है कि यदि हमें ट्रांसक्रिप्शन को किसी तरीके से अल्टर करना है, अल्टर का मतलब होता है कुछ चेंज करना है, अगर वो ऑफ है तो ऑन करना है, ऑन है तो ऑफ करना है, ज्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज्यादा करना है, इसका मतलब है कि हमें अल्टर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो क्रोमेटिन होता है उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करके हम ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन है उसके लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। बी में लिखा है द यूकैरियोटिक जीनोम इज डिवाइडेड इनटू डोमेन बाय द इंसुलेटर एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंसुलेटर एलिमेंट, इनके हेल्प से ही जो यूकैरियोटिक का जीनोम होता है उसमें डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। डोमेन का मतलब क्या है, देखो ये कोई भी डीएनए है, इसका ये पर्टिकुलर पार्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको डोमेन बोल दिया गया है। ऐसे यहाँ कोई पार्ट है, ये कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, तो उसको भी डोमेन बोल दिया गया है। तो ये जो जीनोम के अंदर डोमेन बने हैं, ये कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलेटर एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इनके बीच में क्या होता है, इंसुलेटर एलिमेंट होता है। शायद मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में, हाँ देखिए यहाँ ये कोई भी हमारे पास डीएनए है तो ये लगा है इंसुलेटर। अब इसके कारण ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ये यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। तो ये डोमेन बने किसके कारण है, इस इंसुलेटर के कारण बने हैं। अगर ये यहाँ ना हो तो ये इसमें इंटरफेयर कर लेगा, ये इसमें कर लेगा, तो अब ये डोमेन नहीं रह पाएंगे। तो डोमेन कैसे रह पाते हैं, ड्यू टू दिस इंसुलेटर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये साइड दी गई है, एक ये साइड है और बीच में लगा है ये इंसुलेटर। अब इसके कारण ही ये वाला फैक्टर जो है ना ही इस पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है और ना ही इस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा ये इसके कारण। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जीनोम के अंदर ये जो डोमेन बने हैं ये किसके कारण बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलेटर एलिमेंट, यानी बी हो जाएगा हमारा सही स्टेटमेंट। सी में लिखा है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द प्रोमोटर ऑफ अ जीन इन सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर। अब देखो क्रोमेटिन जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसका रिलेशन है क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर से, ना कि प्रोमोटर से। प्रोमोटर से कोई रोल नहीं होता है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स का, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
ठीक है। डी में लिखा है आर्किटेक्चर प्रोटीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोमोटिंग द डीएनए बाइंडिंग। देखो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली हिस्टोन मॉडिफिकेशन से नहीं आया, थोड़ी एक दो बातें अलग भी दी गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये जो आर्किटेक्चरल प्रोटीन्स होते हैं ये जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? डीएनए की बाइंडिंग करवा के। देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो इस डायग्राम में ये जो ग्रीन लगा है इधर, ये क्या है? ये आर्किटेक्चरल प्रोटीन है। ये करते क्या है? डीएनए को बैंड करवाते हैं ताकि वहाँ जीन का एक्सप्रेशन हो सके। अब ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट है, इन दोनों को जोड़ दिया है, यानी कि डीएनए की बैंडिंग करवा दी है, तो हमें यहाँ से कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये इस तरीके से जुड़ते हैं तो डीएनए की इस तरीके से बैंडिंग होती है, मतलब ये दोनों जुड़ सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं, ये जुड़ सकता है। अलग अलग तरीके से डीएनए की बैंडिंग करवाते हैं ताकि वहाँ पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। और ये करता कौन है? ये आर्किटेक्चरल प्रोटीन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, डी। लास्ट में लिखा है द क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर द न्यूक्लियोसोमल आर्किटेक्चर बट कैन नॉट डिस्प्लेस देम। ये जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये क्रोमेटिन को चेंज कर सकता है लेकिन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डीएनए स्टोन का जो इंटरेक्शन है उसको डिसरप्ट करता है, मतलब कि जो डीएनए है और जो स्टोन लगा हुआ है उनके इंटरेक्शन को ये हटा देता है यहाँ पर। और करता क्या है? एंड द स्टोन ऑप्टमर कैन बी इजेक्टेड, मतलब इसको वहां से बाहर भी निकाल सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, डिस्ट्रक्चर भी कर सकता है। क्रोमेटिन रिमॉडल्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉम्बिनेशन एंड इन द क्रोमोसोम असेंबली। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कुछ भी कर सकता है, मतलब कि वहां से उसको निकाल भी सकता है, नया ऐड भी कर सकता है, उसको डिस्प्लेस भी कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि केवल इसकी स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा लेकिन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सही कौन कौन सा आया है? ए सही आया है, बी सही आया है और डी सही आया है, यानी ए बी डी दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। रीडर्स ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन इंक्लूड, मतलब कि स्टोन को, जब स्टोन का मॉडिफिकेशन होता है उसको रीड करते हैं जो, उनमें कौन सा डोमेन होता है? मतलब इसमें SUN डोमेन होता है या फिर BAG डोमेन होता है या फिर PAS डोमेन होता है या फिर टूडोर डोमेन होता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ टूडोर डोमेन इज अ कंजर्व प्रोटीन स्ट्रक्चरल डोमेन ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इन द टूडोर प्रोटीन इनकोडिंग इन द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है टूडोर प्रोटीन, उसके अंदर ये सीक्वेंस मिलता है जिसको बोल दिया गया है टूडोर डोमेन। इसका काम क्या है? ये जो टूडोर डोमेन होता है, टूडोर डोमेन प्रोटीन फंक्शन एज मॉलिक्यूलर एडेप्टर्स binding methylated arginine or lysine residue on their substrate to the promote physical interaction and the assembly of the macromolecular complex। इसमें बताया है आपको कि यहाँ पर ये जो टूडोर डोमेन वाले प्रोटीन होते हैं उनका काम है कि वो एक्ट करते हैं लाइक अ मॉलिक्यूलर एडेप्टर, बाइंडिंग मिथाइलेटेड आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यू ऑन देयर सब्सटेंस। मतलब बताया है कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या करते हैं। तो ये जो स्टोन रीडर्स होते हैं, स्टोन मॉडिफिकेशन जो रीडर्स होते हैं, उनके पास टूडोर डोमेन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 का ही है, दिया है द अमाइनो एसिड साइड चेन ऑफ द 4 हिस्टोन इन द न्यूक्लियोसोम आर सब्जेक्टेड टू रिमार्केबल वेराइटी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन सच एज फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशन मार्क ऑन हिस्टोन टेल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। यानी इसमें बताया है आपको कि ये जो स्टोन होते हैं या फिर जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम का जो स्टोन वाला पार्ट है उसमें बहुत तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाता है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा मॉडिफिकेशन ऐसा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा। मतलब मानो कि ये कोई भी डीएनए है और उस पर हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया है जिस वजह से वो प्रोटीन और एमआरएनए नहीं बना रहा है, तो उसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये है डीएनए, ये भी है डीएनए। अब इस डीएनए में जो हिस्टोन वाला पार्ट है, हिस्टोन का जो H3 वाला पार्ट है, हमने देखा ना H3, H4, H2A, H2B, तो जो H3 होता है उसके 9th पोजीशन पर जो लाइसिन है उस पर अगर आप ऐड कर देते हैं एसिटाइल ग्रुप को, AC को, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी सेम पोजीशन पर मिथाइलेशन कर देते हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं ना कि AC को, तो वहां पर जीन साइलेंट हो जाता है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो जीनोम का रिप्रेशन कैसे हुआ है? यदि आप H3K9 पर AC ना ऐड करके मिथाइलेशन ऐड कर देते हैं तो वहां पर जीन साइलेंट हो जाता है, यानी रिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए मिथाइलेशन ऑफ H3K9। बाकी जितने भी बचे हैं, क्या बचा है? एसिटाइलेशन हो अगर H3K9 पर तो ये भी जीन का एक्सप्रेशन करवाता है।
अगर H4 के K5 पर एसिटाइलेशन होगा तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और अगर फॉस्फोराइलेशन होगा H3S10 पर तो ये भी हेल्प करता है जीन को एक्सप्रेस करने में। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है यानी H3K9 पर अगर आपने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है तो वहां पर जीन का रिप्रेशन हो जाता है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। पूछा भी आपसे यही है कि कौन सा मॉडिफिकेशन ऐसा है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देता है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 का, दिया है जीन ट्रांसलोकेटेड टू द हेट्रोक्रोमेटिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम आर साइलेंस इन। अच्छा, बताया है कि कोई भी जीन अगर चला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन रीजन पर तो फिर वो साइलेंस हो जाता है, यानी कि वो फिर आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। अब कहा है कि इन एस्पोम्बे अ ट्रांसलोकेशन इवेंट वाज डिटेक्टेड wherein a gene of interest was translocated to the centromere region and is silenced। मतलब अब आपको बताया है कि एस्पोम्बे के अंदर देखा गया कि एक जीन को ट्रांसलोकेट किया गया, और वो कहाँ ट्रांसलोकेट हो गया है? सेंट्रोमियर पर। क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो होता है सेंट्रोमियर पर वो आ गया है, जिस वजह से वो अब साइलेंस हो गया है, मतलब वो प्रोटीन और mRNA नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पार्ट भी क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और हमें बताया है कि हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन होता है वहां पर क्रोमोसोम साइलेंस होता है, कोई भी ट्रांसलेशन वहां नहीं होता है। अब आगे कहा है म्यूटाजेनेसिस लीडिंग टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट जीन वाज डन टू अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स न्यू लोकस। अब आपसे पूछा है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि यहाँ आ गया है वो भी अब ट्रांसलेशन करने लगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ दिया है आपको अलग अलग ऑप्शन कि कौन सा हमें करना चाहिए ताकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पर है वो भी अपना एक्सप्रेशन करने लगे। ठीक है, तो देखो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूक्रोमेटिन में। दोनों में डिफरेंस क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब है जो कि बिल्कुल हाईली कंडेंस हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से लगकर हैं, जिस वजह से वहाँ कुछ भी नहीं हो पाता है। और यूक्रोमेटिन का मतलब है कि वो थोड़े लूज हैं ताकि वहाँ पर ट्रांसलेशन हो सके। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे तो हमें इस हेट्रोक्रोमेटिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूक्रोमेटिन में। और वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। होता क्या है, देखो ये है यूक्रोमेटिन और ये है हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये तो जीन एक्सप्रेशन करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। अब इससे ये कैसे बनता है और इससे ये कैसे बनता है? अब देखो हमारे पास अगर यूक्रोमेटिन है तो अगर आप वहां पर डीएनए मिथाइलेशन कर देते हैं, कहां पर? H3K9 पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि H3K9 पर अगर मिथाइलेशन होता है तो वहां जीन साइलेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हेट्रोक्रोमेटिन बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इस हिस्टोन मिथाइलेशन को रिमूव कर देते हैं और वहां ऐड कर देते हैं एसिटाइलेशन, तो इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है यूक्रोमेटिन में, जिस वजह से वो फिर जीन को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ऑप्शन में दिया है म्यूटेशन इन द हिस्टोन डी एसिटाइलेज। इसका मतलब क्या है? ओके, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। जैसे देखो मेरे पास ये कोई हिस्टोन है, इस हिस्टोन पर मैंने ऐड कर दिया है AC को, यानी एसिटाइलेशन कर दिया है। ऐड करने से यहाँ जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज ये क्या करता है? ये इसके ऊपर लगा देता है AC, और जिस वजह से ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज, HD, हिस्टोन डी एसिटाइलेज। तो मैं चाहती क्या हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरा जो DNA है वो ऐसा हो जाए। तो यदि मैं इस एंजाइम में म्यूटेशन कर दूंगी मतलब फिर ये काम नहीं कर पाएगा। अब अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो ये कभी भी इसे यहाँ कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ये कंडीशन आपको दी गई है और इसे कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पर। तो अगर म्यूटेशन हो जाए इसमें तो ये काम बन सकता है। तो मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है कि अगर मैं हिस्टोन डी एसिटाइलेज में म्यूटेशन कर देती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट जीन है वो एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब ए स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। अगर मैं म्यूटेशन कर देती हूँ हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज में तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ अगर मैं इसमें ही म्यूटेशन कर देती हूँ तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा और जो टारगेट जीन है उसका भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम अपने टारगेट जीन को एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। तो ये बी गलत हो जाएगा, और अगर बी गलत है तो देखो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं
सी में अगर मैं म्यूटेशन कर देती हूँ स्टोन H3 लाइसिन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज में तो भी जीन एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर यहाँ मिथाइलेशन हो जाता है तो ये बन जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन जो मिथाइलेशन को ऐड कर रहा है, जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है, अगर उसमें ही म्यूटेशन हो जाए तो वो यहाँ पर कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, और हम चाहते भी यही हैं कि ये यहाँ क्रोमेटिन ना बने, मतलब हेट्रोक्रोमेटिन ना बने। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, हम ये भी करेंगे। आगे लिखा है डी, लॉस ऑफ डाइसर एंड आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। अगर वहाँ जो डाइसर है उसको हम लॉस कर देंगे, जो कि क्या होता है, एक आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि देखो अगर ये जो डीएनए वाला पोर्शन है, अगर यहाँ से एमआरएनए बन भी गया है तो अगर वहाँ डाइसर हुआ तो ये इसको ब्रेक कर देगा और फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइसर का लॉस करना पड़ेगा, वहाँ से डाइसर को हमें हटाना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट जीन एक्सप्रेस करे, प्रोटीन बनाए, तो हमें ये ऑप्शन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी देखो हमें ए भी करना पड़ेगा, सी भी करना पड़ेगा, डी भी करना पड़ेगा, ए सी डी यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सब मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।